हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक। तो हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था इंडिफरेंस कर्व के बारे में, उसको हमने प्लॉट किया था और हमने शेड्यूल से देखा था कि कैसे इंडिफरेंस कर्व में हम कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। फिर हमने इंडिफरेंस मैप के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे MRS के बारे में, विच इज़ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि वो कितना टोटल सेटिस्फेक्शन हम मतलब टोटल सेटिस्फेक्शन सेम रखने के लिए हम कितना कमोडिटी को सेक्रीफाइस करें ताकि हम दूसरी ख़रीद सकें या फिर दूसरी हम कंज्यूम कर सकें। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, MRS रेफर टू द रेट एट विच, किस रेट से हम कमोडिटी को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं दूसरे के साथ ताकि हमारी टोटल सेटिस्फेक्शन सेम बनी रहे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम ले एप्पल्स और बनानास, अब जो MRS ए का माने यानी एप्पल का माने बी के लिए, तो जितने बी मैं सेक्रीफाइस कर रही हूँ ताकि मैं एक एप्पल को खा सकूँ, वो मेरा क्या होता है MRS, ताकि मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मेंटेन रहे। अब MRS का फॉर्मूला क्या होता है, कितना मैंने सेक्रीफाइस किया अपॉन में कितना मैंने गेन किया, और यही सेम फॉर्मूला होता है हमारा MOC का, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसका भी यही फॉर्मूला होता है, जितना मैंने सेक्रीफाइस किया अपॉन में जितना मैंने गेन किया। अब MRS एक रेट है जो कंज्यूमर चाहता है कि वो बनानास को गिव अप कर दे ताकि वो एप्पल्स को खा सके। तो ये क्या बताता है हमें, स्लोप बताता है। इट मेजर्स द स्लोप। अब ये हमें ध्यान रखना है, जैसे कि हम यहाँ पर डिफरेंस ले रहे हैं कि कितना उसने गेन किया है। तो जब हम नॉर्मली डिफरेंस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट यूनिट माइनस सेकेंड यूनिट, ऐसी फर्स्ट यूनिट माइनस सेकेंड यूनिट करते हैं, यानी कि 15 माइनस 10, तो हमें पता चल जाएगा कितना उसने सेक्रीफाइस किया, और 1 माइनस 2 करेंगे तो इससे क्या होता है, हमारा नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी डिनोमिनेटर में। बट हम क्या लेंगे, एब्सोल्यूट लेना है, हमेशा हमें वैल्यूज़ को एब्सोल्यूट लेना है। तो वी जस्ट थिंक ऑफ कि हमें सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, ये नहीं हम देखेंगे कि हमें पहले फर्स्ट लेना है सेकेंड, ऐसा नहीं करेंगे हम नॉर्मली डिफरेंस निकालेंगे जस्ट उनके बीच में। तो इस टेबल में जैसे हम देख सकते हैं कॉम्बिनेशंस दिए हैं PQRST। तो P कॉम्बिनेशन में क्या है, एक एप्पल 15 बनानास। Q कॉम्बिनेशन में क्या है, एक और एप्पल बढ़ गया और बनानास कितने हो गए 10, यानी मैंने कितने सेक्रीफाइस कर दिए 5 सेक्रीफाइस किए ताकि मैं एक गेन कर सकूं। तो ऊपर सेक्रीफाइस वाला आता है, नीचे गेन वाला आता है। तो मेरा MRS क्या आ जाएगा, 5:1। ऊपर ये हमने फ्रैक्शन में किया, इसे हम रेशियो में लिखेंगे। सिमिलरली फिर मैंने एक गेन किया, तो अब मैंने कितना सेक्रीफाइस किया 4। फिर मैंने एक गेन करा तो मैंने अब कितना सेक्रीफाइस किया 3। फिर मैंने एक गेन किया तो मैंने कितना सेक्रीफाइस किया 2। तो यही MRS इन्होंने दिखाया है यहाँ पर। अब इसको इन्होंने प्लॉट किया है, जैसे नीचे मैंने ले लिया एप्पल्स का और मैंने y एक्सिस पे ले लिया बनानास का। फिर मैंने इन्हें प्लॉट किया, लाइक 1 एप्पल 15 बनाना, तो 1 एप्पल 15 बनाना, 2 एप्पल 10 बनानास को मैंने प्लॉट किया और रफली इस लाइन को ड्रॉ किया। अब ये जो बना है ये IC1 है, यानी कि इंडिफरेंस कर्व है, और ये कन्वेक्स शेप है, इसकी कन्वेक्स शेप है क्योंकि डिमिनिशिंग है। MRS क्या है, कम होता जा रहा है। MRS क्या है, कम होता जा रहा है। 5:1 था, 4:1, यानी पहले 5, 4, 3, 2 ऐसे कम होता जा रहा है, इसीलिए ये कन्वेक्स है। इसी चीज़ को इन्होंने यहाँ पर फर्दर एक्सप्लेन किया है जो हमने अभी बात करी। अब ये डिमिनिशिंग क्यों होता है, डिमिनिश क्यों होता है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से ऐसा होता है। अब पहले फर्स्ट वाले में मैं एप्पल कंज्यूम कर रही हूँ एक, ठीक है, तो फिर मैं चाहूँगी कि मैं एक और एप्पल करूँ और मैं उसके लिए बनानास को सेक्रीफाइस करूँगी। बट अब जब मैं एप्पल कंज्यूम करती जा रही हूँ तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसकी मेरी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से। और जिसकी वजह से अब मैं कम बनानास को सेक्रीफाइस करना चाहूँगी एक एप्पल के लिए।
तो इससे क्या होता है, MRS डिमिनिश होने लग जाता है कि मैं एक एप्पल के लिए अब कम बनाना इसको सेक्रीफाइस करना चाहती हूँ बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसमें हम एजम्पशंस क्या लेते हैं, इंडिफरेंस कर्व की कुछ एजम्पशंस हम लेते हैं। पहला हम 2 कमोडिटी लेते हैं इसमें। ये एज्यूम करके चल रहा है कि कंज्यूमर के पास फिक्स मनी है, ऐसा नहीं है कि बढ़ रही है कम हो रही है, फिक्स मनी है, होल ऑफ विच इज़ वो, और सारा का सारा वो जो मनी है वो 2 गुड्स में ही लगा रहा है, और प्राइस भी कांस्टेंट है। ये 3 चीज़ें हैं, मतलब कि पहली बात तो मनी फिक्स है, फिर सारे के सारे पैसे वो 2 गुड्स में लगा रहा है, और जो प्राइस है वो दोनों गुड्स का फिक्स है। नो स्टैनिटी, यानी कि एज्यूम करा जाता है कि कंज्यूमर अभी उस पॉइंट तक, सैचुरेशन के पॉइंट तक पहुंचा ही नहीं है। जो कंज्यूमर है वो हमेशा प्रेफर करेगा मोर, ज़्यादा से ज़्यादा दोनों कमोडिटीज़ को कंज्यूम करना, यानी कि ही ऑलवेज ट्राई टू मूव, वो हमेशा ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व पे कोशिश करेगा जाने की, ताकि उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके। तो सैटेनिटी वाला कोई पॉइंट है नहीं, यानी कि TU मैक्सिमम है, MU ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें। ऑर्डिनल यूटिलिटी है, जो कंज्यूमर है वो रैंक करता है अपनी प्रेफरेंसेस को कि जितनी उसे सेटिस्फेक्शन मिल रही है उसके अकॉर्डिंग। फिर डिमिनिशिंग MRS है हमारा। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ये एज्यूम करके चलता है कि जो MRS है वो अप्लाई हो रहा है, इस अजम्पशन की वजह से जो इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स बनता है हमारा, ओरिजिन से क्या है, कन्वेक्स है। अब कंज्यूमर जो है रैशनल है, दैट इज़ ही एम्स टू, कि वो मैक्सिमाइज़ करना चाहता है, अपनी सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना चाहता है। फिर आती है हमारी प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टीज़ क्या है इंडिफरेंस कर्व की, जो इंडिफरेंस कर्व है वो हमेशा कन्वेक्स होता है, ओरिजिन से जो हमने अभी पढ़ा कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो डिमिनिश हो रहा है उसकी वजह से कन्वेक्स है। जो MRS है वो डिक्लाइन होते जा रहा है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से। अब जो हमने टेबल में देखा एप्पल और बनाना के बारे में, तो वो इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। तो हमें ये नोट करना है कि जो MRS है वो स्लोप दिखाता है। फिर इंडिफरेंस कर्व जो है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, यानी कि जो ये क्या कहना चाह रहा है, एज अ कंज्यूमर जो कंज्यूम ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी चीज़ को हम खाते जाएंगे तो हमें दूसरे गुड को कम करना पड़ेगा। अगर हम एक को बढ़ा रहे हैं तो हमें दूसरे को कम करना पड़ेगा। ये क्यों होता है, क्योंकि कंज्यूमर डिसाइड टू हैव मोर, मतलब वो ज़्यादा यूनिट खाना चाहता है, से एप्पल की ज़्यादा खाना चाहता है, तो उसे बनानास को कम करना पड़ेगा ताकि टोटल सेटिस्फेक्शन सेम रहे। एक का बढ़ा रहे हैं तो दूसरे का कम करना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर दोनों का बढ़ाते जाएंगे तो सेटिस्फेक्शन कम ही होती जाएगी। यहाँ पर हमें सेम रखनी है उसी लेवल पर, तो इसलिए एक का बढ़ा रहे तो हमें दूसरे का कम करना पड़ेगा। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, मतलब जितना ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व होएगा वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा, क्योंकि उसमें जो बंडल्स है उसमें ज़्यादा कमोडिटीज़ का कंजम्पशन हो रहा है। उसमें जो बंडल्स है उसमें, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था IC मैप के अंदर ये वाला, तो इसमें जो बंडल्स है, इसमें जो पॉइंट्स है, इसमें ज़्यादा कमोडिटी Y और X की कंज्यूम करी जा रही है, और जिसकी वजह से ये ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। फिर आता है इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब कभी भी ये क्वेश्चन बन के आता है बहुत ज़्यादा, कि ये क्वेश्चन फॉर्म में ही आ जाता है, कोर्ट में आ जाता है कि इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एक्सप्लेन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लेना अपनी बुक में या फिर अपनी कॉपीज़ में लिख लेना। जैसे जो 2 इंडिफरेंस कर्व है कभी कैन नॉट रिप्रेजेंट सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं दिखा सकते, तो इसीलिए वो कभी इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये मैंने IC1 बनाया, ये मैंने IC2 बनाया, तो इन दोनों का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अलग है। इसका कम है, IC1 का कम है, और IC2
2 का ज़्यादा है। तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन में डिफरेंस है, इसीलिए कभी ये मिलेंगे ही नहीं। इसका मतलब है ओनली वन डिफरेंस कर्व विल पास थ्रू, एक ही कर्व पास करेगा एक गिवन पॉइंट से। इन 2.7 देखिए सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ए टू बी, जैसे IC1 में बात कर रहे हैं, इसके इस वाले में 2.1 सॉरी थोड़ा ऊपर है ये, मे बी मैं थोड़ा गलत कर रखा है, नॉर्मली ऐसे देख लेते हैं हम। सॉरी 2.7 था, मैंने गलत देख लिया। 2.7 नॉर्मली आपको मैं ऐसे ही बता देती हूँ। अच्छा ये लिख बनाओ, सॉरी ये जैसे बना हुआ है IC1, ये बनाया IC1 और ये हमने बनाया IC2। तो इसमें हमने A पॉइंट पे इंटरसेक्ट कराया दोनों को, उसी चीज़ को बताया। जो सेटिस्फेक्शन पॉइंट A से आ रही है और पॉइंट B से आ रही है, IC1 विल बी सेम, मतलब सेम होएगा, सिमिलर। अब दोनों का हमें ये पता है, जो भी हम IC1 पे बना रहे हैं या फिर कोई भी IC हम इंडिफरेंस कर्व बना रहे हैं, उस पर थ्रू आउट जितने भी पॉइंट्स हैं उनके ऊपर सेटिस्फेक्शन सेम होगी। लाइक ये वाला है तो इस पे जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो हर पॉइंट पे सेम होगी। सिमिलरली हमने 2 पॉइंट बनाए A और C बनाया यहाँ पर, जिसमें IC2 है जो वो भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है, यानी कि पॉइंट B और C शुड ऑल्सो पॉइंट B। अब हम कह रहे हैं A और B इक्वल है, जैसे होता है ना हम मैथ्स में लगाते हैं A और B इक्वल है और A और C इक्वल है, तो हमारा B और C भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, B और C भी हमारा इक्वल होना चाहिए, और A पॉसिबल नहीं है B और C की दोनों अलग अलग इंडिफरेंस कर्व बने, तो ये क्या है कि कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ये शो करता है कि वो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। B और C कभी इक्वल हो सकते हैं, या तो वो ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, या तो ओवरलैप कर रहे हैं और अलग अलग हम नहीं दिखा सकते उन्हें। तो इससे हमें पता चलता है कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ये पूरा का पूरा हमें इसी तरीके से लिखना होता है। जब हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें डायग्राम बनाना होएगा, हमें यही चीज़ एक्सप्लेन करनी होगी कि कैसे A और B का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम होएगा IC1 में, और A और C का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम होएगा IC2 में। तो इस अकॉर्डिंग B और C का भी इक्वल होना चाहिए, बट ये पॉसिबल है ही नहीं कि एक ही लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दो इंडिफरेंस कर्व पे हम दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो है कोइंसाइड कर रहे हैं, एंड वी कैन कंक्लूड दैट टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये हमें पूरा एक्सप्लेन करना होगा जहाँ हमें इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ज़्यादातर इस क्वेश्चन को पूछ ही लिया जाता है कि इस लाइन को लिख दिया होगा, इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक्सप्लेन। तो इसका हमें इस प्रॉपर इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन करना है विद डायग्राम। अब एन इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर टच x एक्सिस एंड y एक्सिस, x और y एक्सिस को भी नहीं टच कर सकता। जो इंडिफरेंस कर्व है ये एज्यूम करके चलता है जो कंजम्पशन है दोनों गुड की, दैट इज़ जो दो गुड है आर ऑलवेज कंज्यूम, कि दो गुड हमेशा कंज्यूम करे ही जा रहे हैं, नहीं कि एक को नहीं कर रहे हैं हम, ये एज्यूम करके चल रहे हैं। हमारी क्या है, ये अजम्पशन है कि हम दोनों गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं। अगर y को टच कर रहा है तो यानी कि x ज़ीरो है, और अगर x को टच कर रहा है तो यानी कि y ज़ीरो है। तो एक इंडिफरेंस कर्व कभी टच कर ही नहीं सकता एक्सिस को, क्योंकि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि दोनों गुड्स को कंज्यूम करा ही जा रहा है एट एनी कॉस्ट, मतलब कि हम दोनों गुड्स को कंज्यूम कर ही रहे हैं। 2 मार्कर्स इसका भी क्वेश्चन रेयर है, बट हाँ पूछा जा सकता है कभी कभार कि क्यों नहीं टच करता। तो हमारे एजम्पशन है कि हम दो गुड्स को कंज्यूम करते इसलिए। समटाइम्स असर्शन रीजंस आने लग गए हैं, तो असर्शन रीजंस में भी इस तरीके का क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि असर्शन दे दिया जाए और फिर रीज़न में लिखा हो। तो रीज़न इसका क्या है कि हम हमेशा दो गुड कंज्यूम कर रहे हैं, तभी वो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, अदरवाइज़ नहीं कर सकता। रीज़न इसका यही है। अगर ये लाइन दी हुई है कि इंडिफरेंस कर्व के नेवर टच x एक्सिस एंड y एक्सिस, तो इसका रीज़न ये है। ठीक है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लाइन टू लाइन पढ़ें, ताकि क्योंकि एजर्शंस आने लगे हैं, एमसीक्यूज़ रहते हैं, तो लाइन टू लाइन पढ़ने से हमारे को बेनिफिट ये होता है कि हमें हर एक टॉपिक, हर एक लाइन के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाती है। अगर हम ओवरव्यू पढ़ लेते हैं, वो जब सही था जो हमारे सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे, जो हमारे इंडायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते थे, एजर्शंस नहीं आते थे, तो वो हमारे लिए तब बेनिफिशियल है। जैसे कि हम इसमें अगर ये क्वेश्चन की बात करें तो हम इसके बारे में ज़्यादा पढ़ सकते हैं, मैटर नहीं करता। पर तुम्हें डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि कितनी एजम्पशंस क्या होती हैं, तो कम ये हम बता सकते हैं। वैसे ये बहुत रेयरेस्ट क्वेश्चन है, ज़्यादातर एजम्पशंस का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। थोड़े अब तो केस बेस भी आने लग गए हैं, तो केस के बेस पे पूछा जा सकता है, या फिर आगे हम जब डायग्राम के थ्रू या फिर एक स्टेटमेंट दे दी होगी, उसके थ्रू हमें बताना होगा कि इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तो हमारा बेस तैयार करता है एक तरह से कि हम कैसे चीज़ को समझ सकते हैं। अगर हम उस स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं तो हम ये असम्पशन लगा सकते हैं कि उसमें हो क्या रहा है, क्या दो कमोडिटी का हम यूज़ कर रहे हैं, एक कमोडिटी का यूज़ कर रहे हैं, तो क्या कितनी कमोडिटी का हम यूज़ कर रहे हैं, ये पता लगा सकते हैं। और उसके बेसिस पे जब मान लो दो कमोडिटी का यूज़ हो रहा है, तो हम बता सकते हैं कि हमें ये ऑर्डिनल अप्रोच लगानी है, ठीक है। और हम कार्डिनल भी लगा सकते हैं। तो हम और अगर मान लो रैंक दिया जा रहा है तो हमें पता चल जाएगा वो ऑर्डिनल है, यूटिल्स दिए जा रहे हैं तो वो कार्डिनल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि हम क्वेश्चंस को सॉल्व इजीली कर सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चैनल के लिंक में 2 क्लासरूम के लिंक है इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का, उसमें अपने पर्सनली अगर आपको कोई डाउट पूछना है उसमें आप पोस्ट कर सकते हैं अपने डाउट्स। और अगर आपको कोई मटेरियल उसमें चाहिए अपने स्पेसिफाइड किसी स्कूल की प्रिपरेशन के लिए, टेस्ट प्रिपरेशंस के लिए, तो आप उसमें भी मैसेज कर सकते हैं। अगर थैंक यू एवरीवन।